ओके, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन देखिए, अगर हम किसी भी स्मूथ सरफेस को माइक्रोस्कोप से चेक करें तो आपको यूं दिखेगा। लिहाजा अगर इसके ऊपर आप कोई दूसरी मास भी रखें और आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, पुल करें, तो नीचे वाला उसको जाने से रोकेगा। अगर आप इस चीज को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो आपको यूं दिखेगा। जब हम इसको आगे की तरफ पुश करते हैं तो इसका ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये इस वाले हिस्से को रोकने की कोशिश करता है और एज अ रिजल्ट इसकी मोशन में रुकावट आ जाती है। ये जो रुकावट है ये फ्रिक्शन की शक्ल में जाहिर हो जाती है। यानी वेन एवर यू स्लाइड एनी ऑब्जेक्ट ऑन एन अदर ऑब्जेक्ट, वन ऑफ देम ट्राई टू स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी। फ्रिक्शन क्या है? बाइक चला रहे हैं आप हाई स्पीड से, अचानक पेट्रोल खत्म हो जाता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे पीछे 10-15 बंदे हैं और वो आपकी बाइक को खींच रहे। दैट इज द फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। हमेशा आपको रोकने की कोशिश में है। बात समझ में आ रही है? तो फ्रिक्शन का मतलब क्या है? फ्रिक्शन का मतलब यह है अपोजिंग फोर्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ एक्चुअल बॉडी, या इट इज अ फोर्स विच स्टॉप अ बॉडी एक्चुअल मोशन। जो एक्चुअल मोशन जो है उसको रोकने वाला जो भी होगा, मसलन साइकिल चलाने वाला पीछे कोई इसको खींच रहा है, तो पीछे वाला क्या करना चाह रहे? किसको रोक रहे? बंदे को या मोशन को? मोशन को। बात समझ में आ रही है? अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जरा और से देखिए। It is defined as any force which try to stop the motion। मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड में लिखा जिसके अंदर कोई मजीद कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शो कर रहा हूं और देखें। ये मेरे पास W है, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है, ये कोई अप्लाइड फोर्स है और एज अ रिजल्ट ये कोई फ्रिक्शन फोर्स है। तवज्जो के साथ देखें। अगर W ज्यादा हो जाए, R ज्यादा होगा। R ज्यादा हो जाए तो पुल करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, और पुल करने के लिए ज्यादा फोर्स का मतलब यह है पीछे ज्यादा फ्रिक्शन पैदा होगा। अच्छा, ये सारा का सारा लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब इसके अंदर एक दफा हरकत पैदा हो जाए तो वो फिर लिमिट से आप निकल जाते हैं, फिर आप स्टैटिक फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन में दाखिल हो जाते हैं। तो अभी टेबल पर हम सब जो बैठे हुए हैं, इस वक्त हमारी जो फ्रिक्शन है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन जो रेस्ट की शक्ल में हो, रेस्ट की हालत में हो, हम उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब गौर से देखें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो आपने उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाया है। अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो आपने उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाया है, और आपने फोर्स तब ज्यादा लगाया है जब उसका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा था, और नॉर्मल रिएक्शन तब तो ज्यादा हो सकता है जब उसका वेट ज्यादा हो। तो मैं कह सकता हूं इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R। फ्रिक्शन कब ज्यादा होगा? फ्रिक्शन तब ज्यादा होगा जब W ज्यादा हो। W ज्यादा हो तो अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा। अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि जब वेट ज्यादा हो तो R ज्यादा होता है। इसका मतलब है F इज डायरेक्टली टू R। और अगर मैं इसकी प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करूं तो आई पुट अ कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
एमसीक्यूज में सवाल आता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट फ्रैक्शन, शो इट, कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का यूनिट क्या है आप शो करें। तो मेरे बच्चों अगर मैं म्यू को यहां ले आऊं तो एफ डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। एफ कौन है, एफ के बराबर है, इसका यूनिट है न्यूटन। आर कौन है, डब्ल्यू किसका, न्यूटन। देयर इज नो यूनिट ऑफ फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका कोई यूनिट ही नहीं है। आपसे वो रीजन पूछना चाह रहे हैं, तो रीजन इसका यह है, वेन एवर यू एक्सप्रेस टू सिमिलर थिंग्स इन अ रेशो इट ऑलवेज गिव यू नल या यू में से नो यूनिट। जब आप एक जैसी चीजों के दरमियान रेशो मालूम करते हैं तो उसका कोई यूनिट नहीं निकलता। बात समझ में आ रही है? देखो ना, फोर्स उसका नेचर, आर उसका नेचर, तो दोनों का नेचर एक है, लिहाजा उसके दरमियान रेशो से आपको 1 मिलेगा, कोई यूनिट नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस आप खुद पढ़ सकते हैं, एक दफ़ा खुद रीड कर लें।